नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। लगभग एक पखवाड़ा रह गया है जब पहले चरण के मतदान हो बिहार में, और जाहिर है कि इस वक्त जितनी भी ताकतें बिहार में चुनाव लड़ रही हैं अपनी हर शक्ति का प्रयोग कर रही हैं, और ऐसे में जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। जाहिर है ये चुनाव है तो होना भी चाहिए, लेकिन प्रश्न यहां यह है कि अगर एक ही तरफ से चुनाव लड़ने वाले दल अलग अलग तरीके से वोटर्स को अप्रोच कर रहे हैं तो समझा क्या जाए। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है या फिर कहीं ऐसा है कि दोनों के बीच तारतम्य नहीं है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच की। मेरा ध्यान खींचती है सुकेश एक ऐसे बयान की तरफ हम जाना चाहेंगे जिसमें कि गृह राज्य मंत्री देश के नित्यानंद राय, और वो कहते हैं कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो कश्मीर के आतंकियों को बिहार में पनाह मिलेगा। कुछ इस तरह के बयान पहले भी दिए गए थे, लेकिन गृह राज्य मंत्री की तरफ से अगर ये बयान दिए जा रहे हैं सुकेश, तो जाहिर है मुझे विश्वास करना पड़ेगा आरजेडी की सरकार अगर बनती है तो देश में और कोई जगह नहीं, बिहार में कश्मीर के आतंकी पनाह पाएंगे। क्या आपको लगता है 15 दिन बचा हुआ है और अब चुनाव हिंदू मुस्लिम होने जा रहा है? देखिए, नित्यानंद राय को पहले समझना चाहिए कि नित्यानंद राय कौन है। उनका बयान क्या आइसोलेशन में आया है क्या? नित्यानंद राय पिछले कुछ समय से उनको नर्चर किया जा रहा है एक ऐसे नेता के तौर पे जो भविष्य की राजनीति करें। वो हैंडपिक्ड हैं। उनको पहले बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, आज भी बिहार में एक बड़ी भूमिका में हैं वो। जब जीत कर आए तो रामकृपाल यादव को 2014 से 19 वाले मंत्रिमंडल में रामकृपाल यादव थे। अगर कोटे की बात करें कि इस कोटे से थे, वो किसी खास समुदाय के कोटे से, यादव कोटे से थे, तो नित्यानंद राय को बनाया गया। और आपने ठीक कहा कि पहले भी ऐसे बयान आए हैं। पहले भी ये बयान किसी हल्के व्यक्ति की तरफ से नहीं आए थे, वो बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष की तरफ से आए थे। अमित शाह जब बिहार में पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि जय पराजय यहां होगी, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। ये दरअसल डॉक में खड़ा करती है नीतीश कुमार को, उनके लिए दिक्कतें खड़ी करती है ऐसे बयान। नीतीश कुमार हमारी आपकी जानकारी में है और बिहार की जनता इस बात की तस्दीक करेगी कि उन्होंने अभी तक अपने टर्म्स पे चुनाव लड़ा था। वो टर्म्स डिक्टेट कोई और करे, अभी तक ऐसा उनके साथ नहीं हुआ था। परिस्थितियां बदली 2013-14 के बाद से, जब उनका बीजेपी से उनकी दूरी हुई, वो अलग हुए, आरजेडी के साथ गए, कांग्रेस के साथ गए, सत्ता में आए, और फिर से जब वो बीजेपी से उन्होंने हाथ मिलाया है तब से उन्होंने ग्राउंड कंसीड किया है। चाहे वो सीटों का मामला हो, चाहे बाकी दूसरे विषयों को जिस तरीके से वो सिंगल हैंडेडली डील किया करते थे, मुझे लगता है कि उसमें नीतीश कुमार थोड़े वीक हुए हैं। तो ऐसे में इस बयान पर भी जाइए नीतीश, जो आज नीतीश कुमार की तरफ से आया है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने संबोधित किया था, और ये दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था कल के बाद। उसमें उन्होंने ये बात कही कि देखिए, भागलपुर में दंगे हुए थे, भागलपुर दंगों के बाद हमने आयोग बनाया, राष्ट्रीय जनता दल की सरकारों ने नहीं बनाया था। हमने उन्हें 2500 रुपये प्रति माह देने का आदेश भी दिया, दोषियों को हमने सजा भी दी। अब देखिए, एक ही साथ दोनों बयान आ रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, भागलपुर दंगों से जोड़ करके चीजों को कह रहे हैं कि हमने न्याय दिया अल्पसंख्यकों को, दूसरी तरफ ये बातें आ रही हैं। अब एक जेडीयू और एक बीजेपी, और दोनों के बीच तालमेल है, तो क्या हम ये समझें कि भारतीय जनता पार्टी जिन वोट बैंक तक पहुंचना चाहती है वो अपने तरीके से पहुंच रही है, नीतीश कुमार जिस तरीके से पहुंचना चाहते हैं वो अपने तरीके से पहुंच रहे हैं, और ये आपसी अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है, या फिर हम माने कि दोनों के बीच कोई तारतम्य नहीं है इस तरह के बयानों को लेकर? देखिए, ऐसा है कि दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, दोनों के बयान डायमेट्रिकली अपोजिट हो, और दोनों गठबंधन में हैं, सहज गठबंधन में है, ये चीजें पचती नहीं हैं। या तो उस पर विरोध होना चाहिए नीतीश कुमार का,
जेडीयू की तरफ से विरोध होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 2000, सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि हमने भागलपुर दंगे वाले में जो आरोपी थे उनको उस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया। उन्होंने यही नहीं कहा कि 2500 रुपए हमने जो प्रभावित परिवार थे उनको दिया। उन्होंने कहा कि 2013 में उसको बढ़ा के 2013 में उसको बढ़ा के 5000 किया हमने मदरसों में और स्कूलों में हमने एक उर्दू टीचर की अपॉइंटमेंट की बात की। हम चाहते हैं कि उर्दू पढ़ें। तो वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहते हैं उनको लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम समुदाय में एक वर्ग, एक तबका ऐसा है जो नीतीश कुमार को अपना हितैषी मानता है। जब तक वो इस बार बीजेपी के साथ जब उनका गठबंधन हुआ तो ये बीजेपी बड़ी हार्डकोर हिंदुत्व पार्टी के तौर पे एक बार फिर से उभर कर सामने आई थी, क्योंकि इसके मुखिया के तौर पे नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा था। ऐसे में भी नीतीश कुमार उसको प्लेकेट करके रखना चाहते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, इससे हम समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरीके के बयान आएंगे तो क्या नीतीश कुमार अपने इन बयानों को डिफेंड कर सकते हैं? अपने सहयोगियों के इन बयानों को डिफेंड कर सकते हैं क्या? और क्या ये सहयोगी जो बयान दे रहे हैं, ये इनका बयान कुछ हवा में आ गया है क्या? ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनकी चुनाव लड़ने की जो कला है, जो उनका स्टाइल है, उसमें पोलराइज करने की एक बात आ जाती है घुमा फिरा के, और हर चुनाव में ये होता रहा है। क्या उस बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सहज तौर पर चल सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल उठा है और मुझे लगता है कल की एक बड़ी खबर ये होने वाली है बिहार के अखबारों को ले तो उसको इसमें सुर्खियां बनेगी और नीतीश कुमार की पार्टी को जवाब देने में मुश्किल होगी कि बयानों का समर्थन करते हैं क्या? ये बिल्कुल सही कहना है आपका कि भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है उस शैली के अनुरूप वो राजनीति बिहार में भी कर रही है। तो क्या ये जो छद्म है ये नीतीश कुमार की तरफ से है कि जानबूझकर चीजों को वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि सुकेश, सारी जो सीटें होती हैं मुस्लिम बहुल वो जनता दल यूनाइटेड लड़ती है, तो जाहिर है उनको इस तरह की बातें बोलने की जरूरत है, तो वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो क्या आप जैसा कहते हैं कि उन्होंने कंसीड किया है, सीटों के मामले में भी कंसीड किया है और भी चीजों में अगर कंसीड किया है, तो क्या ये आइडियोलॉजी के मामले पर क्या जो उनका दृष्टिकोण हुआ करता था, अगर आरजेडी ये सवाल करती है कि क्या नीतीश जी ने इस मामले में भी कंसीड किया है सत्ता के लिए, तो गलत क्या होगा? नहीं, आरोप बिल्कुल सही होगा उन पे, और ये इन आरोपों का जेडीयू को जवाब देना पड़ेगा। वो सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन तो मोल नहीं ले सकते क्योंकि साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो ऐसी स्थिति में थे कि उनके इशारे पे ही बिहार में कैंपेन होता था। बिल्कुल, मैंने ये भी देखा है कि वहां छोटे मोदी थे, बड़े मोदी का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री है, वो स्टार कैंपेनर है और नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा करने वाले हैं। ये भी जानकारी की करीब 1-8 दर्जन सीटों पे हो सकता है दोनों साथ कैंपेन करें। लेकिन जब इस तरीके की बातें होंगी वो प्रधानमंत्री के मुख से नहीं होंगी। अभी तक प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी का कोई बड़ा नेता जो बिहार में कैंपेन करते हुए इस नैरेटिव को अगर आगे बिल्ड करता है तो वो नीतीश कुमार के लिए नुकसानदेह है। ये हैंड इन ग्लव होके नहीं हो सकता। नीतीश कुमार को ये बयान नुकसान पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार की पार्टी को इस बात का ज्ञान होगा। मुझे लगता है कि अब तक ये बात कम्युनिकेट की गई होगी और आपस में एक सामंजस्य बनेगा। अगर दोनों सहज तौर पे गठबंधन में हैं और उस गठबंधन को जमीन पे कोहेसिव गठबंधन के तौर पे दिखना है, तो उनको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उनका वोटर है, अभी तक बिहार में ऐसी भाषा, वो वोट फेचिंग लैंग्वेज नहीं थी, पर उससे वोट नहीं आते हैं ऐसा मानकर चला जाता था। और इस बार जो डिस्कोर्स बनाने की कोशिश हो रही है वो विकास के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार का मैंने आज भाषण सुना, बहुत देर तक 40-45 मिनट का उनका भाषण था, जिसमें उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड बताने की कोशिश की। वो बार बार एक पैरेलल खड़ा करने की कोशिश जरूर कर रहे थे कि पिछले 15 साल जब हम नहीं थे तो 15 सालों में क्या हुआ था लोगों को याद होगा और हमने क्या किया है ये भी देख लें। तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताने की कोशिश की थी, लेकिन ये लॉस्ट हो जाता है जब इस तरीके के बयान आते हैं, तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर वो जो विमर्श है वो इन चीजों पे नहीं रहता। क्या नीतीश कुमार ये चाहेंगे? ये बड़ा सवाल है। दर्शकों, हम लोगों ने कई दफे चर्चाएं की, बेरोजगारी पर चर्चा, बाढ़ की समस्या पर चर्चा, पलायन पर समस्या स्वास्थ्य की,
लेकिन ये सब सारी चर्चाएं इसलिए क्योंकि आप जैसे लोगों से जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि देखिए सियासत पर ही बातचीत मत कीजिए, हमारी समस्याओं पर बातचीत कीजिए। तो क्या आप समस्याओं के आधार पर वोट करेंगे या फिर इस तरह की भावनात्मक बातों पर वोट करेंगे, ये तय आपको करना है। लेकिन यहाँ ये तय होना भी बहुत ज़रूरी है सुकेश कि आखिरकार जब नीतीश कुमार एक लाइन लिए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी लाइन ली जा रही है जिसका नुकसान नीतीश कुमार को होगा, तो यह भी तो गणित हो सकता है। लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा चाहती है जो कि स्वाभाविक है, नीतीश कुमार का नुकसान चाहती। गठबंधन में जब इस तरह की राजनीति होगी तो बीजेपी भी अल्टीमेट गेनर नहीं होने वाली। पर लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार वो बड़ी भाई रहे। नहीं, बड़ा भाई रहे। आप अपने दम पे वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं, आप इतनी सीटें लड़ ही नहीं रहे। और जब आप गठबंधन के सरकार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग जब जाएंगे और नीतीश कुमार को एक ऐसा व्यक्ति बनाकर वहां पेश करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से कि उनके नेतृत्व में ही विकास हुआ है बिहार का और हम आगे की विकास की जो श्रृंखला है वो इनके नेतृत्व में ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी जानबूझकर अपनी गाड़ी को पीछे नहीं ले जाना चाहेगी। ये एक एबरेशन की तरह हो सकता है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मुझे अभी भी इसमें शक है। हालांकि बीजेपी को समझने वाले, जानने वाले ये कहेंगे कि ऐसे ही नहीं है कि बीजेपी का बयान चुनावों के समय में ऐसा आ जाता है, कभी गिरिराज सिंह की तरफ से, कभी नित्यानंद राय की तरफ से, कभी टॉप लीडरशिप जो थी अमित शाह की तरफ से। लेकिन याद रखिए अमित शाह ने वो बयान कब दिया था? जब आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन था, वो एक इतर गठबंधन में थे और वो एक बड़ा चंक जो वो हिंदुओं को एक करने के लिए एक ऐसा बयान आया था कि जो छोटी जाति बड़ी जाति के बीच जो लड़ाई हो रही है उसमें अगर सारे पिछड़े एक साथ हो गए, क्योंकि ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई थी जब आरजेडी और जेडीयू सत्ता में थी कि सारे पिछड़ों को एक साथ कर ले, फिर बीजेपी माइनॉरिटी में दिखती है। तो वो एक कैलकुलेटेड बयान था कि उन वोटों में तोड़ किया जाए, उन वोटों में सेंध लगाई जाए। आज की तारीख में ऐसी स्थिति नहीं है, तो मुझे लगता है कि इन बयानों से परहेज किया जाएगा। ऊपर के स्तर पे ये चीजें कंसल्टेशन में होगी, मुझे ऐसा लगता है। आप पिछली बार की बात कर रहे हैं, पिछली बार में तो आपकी ही बातों से अगर ड्रॉ करूं तो समझ में भी आती है कि क्यों इस तरह का बयान दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि एक निश्चित समुदाय जो है वो एक ही तरफ था और एक निश्चित वोट बैंक एक तरफ था, उसके खिलाफ गोलबंदी करने के लिए इस तरह के बयान दिए अगर जा रहे हैं तो पॉलिटिकली वो भारतीय जनता पार्टी की सियासत को सूट करने वाला बयान है। उन्होंने कोशिश की, सफल नहीं हुआ। पर अभी तो आपके साथ जनता दल यूनाइटेड है जो उस वक्त उस तरफ था, अभी आप बयान दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, गिरिराज सिंह जो इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नित्यानंद राय इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, गिरिराज सिंह जाने जाते हैं इस तरह के बयान। उन्हें पिछले कुछ महीनों से हम पा रहे हैं कि वो साइलेंट हैं, इस तरह की बातें वो नहीं बोल रहे हैं और अचानक से, और अभी भी वो नहीं बोल रहे हैं, वो भी प्रचारक हैं और वो भी, उनके ऊपर भी दायित्व होगा कि चुनाव जिताना है कुछ लोगों को। ऐसे में ये बयान गृह राज्य मंत्री की तरफ से आए और जाहिर है आप भी जानते हैं सुकेश की अमूमन इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं तो बड़ा सोचा समझा जाता है इस तरह की बातों को बोलने के पहले। नेताओं को भी अब पता लगने लगा है कि हेडलाइन क्या होगी, तो हम माने कि ये मुंह से निकल गया होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुंह से निकल गया होगा, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि एक डिजाइन होता है और बीजेपी के जब नेता भाषण देते हैं तो उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीजें होती है। उसको राष्ट्रवाद से जोड़ना, एक ऐसी भूमिका में आना कि जो एक देश को कमज़ोर करने वाले जो लोग हैं हम उनके संघारक के तौर पे हैं, हम एक तरीके से सीमा पे प्रहरी के तरह खड़े हैं। ये भाषा बीजेपी के अमूमन नेताओं की होती है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी भाषा जब आपको कमज़ोर करती है, आपके प्रोस्पेक्ट्स को मिनिमाइज करती है, तब भी क्या आप ये इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे? अगर ये भाषा का इस्तेमाल होता रहता है इन चुनावों में, किनके प्रोस्पेक्ट्स को करती है? एनडीए के प्रोस्पेक्ट को। आप बीजेपी और जेडीयू को अलग अलग मान के चल रहे हैं, मैं बीजेपी और जेडीयू को एक यूनिट मान के चल रहा हूं क्योंकि वो दोनों चुनाव मैदान में हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चुनाव मैदान में हो और एक पार्टी दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाना चाहती हो कि वो खत्म हो जाए। ऐसे में बीजेपी अपने आप को भी डेसिमेट करेगी। ऐसा नहीं है एक नुकसान किसी एक पार्टी का होगा। मैं इसको बिल्कुल उस नजरिए से 100% नहीं देख सकता कि जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना भी नुकसान कर लिया जाए। अभी वो एक गठबंधन में चुनाव मैदान में है। बीजेपी अगर इससे फायदा पाकर खुद से चुनाव जीत जाए, खुद का मुख्यमंत्री बना ले, अपनी एक बेस वहां ऐसी बना ले कि अब वहां उसका मुख्यमंत्री हो, तब तो मुझे बात समझ में आती है। और इसको मैं पुश तभी समझूं जब ये बयान कॉन्टिन्यूटी में आते रहते हैं। ये आज का बयान, हाँ, ये बड़ा इसके प्रश्न बाद अगर इस तरीके के बयान हर सभा में आते हैं तो ये समझा जाएगा कि शायद उसके बाद भी उस बयान का कभी नोटिस नहीं लिया गया, या नोटिस अगर जेडीयू ने लिया तो इसका नोटिस बीजेपी ने नहीं लिया है। ये कॉन्टिन्यूटी में अगर होता है तब शायद इस बात की तरफ कंक्लूड किया जा सकता है डिस्कशन को कि ये बयान जानबूझकर दिया जा रहा है, ये अपने वोट बैंक को और सुदृढ़ करने के लिए दिया जा रहा है, ये खुद का एक बैंक बनाने की कोशिश हो रही है और जेडीयू को डेसिमेट करने की कोशिश हो रही है। उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचना शायद ज्यादा मुफीद होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये तो चल ही रहा है, चर्चा में ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ज्यादा सीटें उन्हें आए ताकि एक मॉरल अथॉरिटी, बावजूद इसके कि वादा कर दिया गया है नीतीश जी से, मॉरल अथॉरिटी उसके पास रहे कि देखिए हमारे पास ज्यादा सीटें हैं। लेकिन अब इसका असर आरजेडी पर क्या होगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इस तरह के बयानों का केवल एनडीए के भीतर असर हो ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि जो कंसोलिडेशन है आरजेडी के फेवर में वो परहैप्स ज्यादा होगा, या फिर आपको लगता है कि जो ओवैसी फैक्टर है और तमाम वो दूसरे फैक्टर्स हैं वो कमजोर होते हैं? क्योंकि इस तरह के अगर बयान दिए जाते हैं तो सबसे सेफ बेट है अल्पसंख्यक जाहिर है उधर जाएंगे। तो आरजेडी तो इसमें विन विन सिचुएशन में है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके साथ इन्हीं कार्यक्रमों में कह चुका हूं कि लोग ओवैसी की तरफ, किसी और गठबंधन की तरफ तब देखेंगे जब इस विपक्ष से उनको उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, अगर वो परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा। नहीं तो एक गठबंधन, एक बीजेपी जेडीयू, मैं मूलतः दो पार्टियों का गठबंधन मानता हूं, दो छोटी पार्टियां हैं इसमें, तो बीजेपी जेडीयू का गठबंधन, एक तरफ कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट का गठबंधन है। ये दोनों मजबूत गठबंधन है अगर कागज पे आप वोटों के प्रतिशत को जोड़ लें। जो सत्ता के साथ नहीं है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के साथ नहीं है, वो उस तरफ नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं जो उनका चैलेंजर होता है, जो उनको हराने की स्थिति में होता है। तो ऐसे बयानों से उनको और बल मिलेगा, क्योंकि जो छिटके हुए वोट हैं वो शायद और एकजुट होकर तेजस्वी के पक्ष में खड़ा हो जाता है, आरजेडी के पक्ष में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो स्वतः उनको हराने वाला मानता है, वो अपना वोट वेस्ट करना नहीं चाहेगा, तो वो एक तरफ कंसोलिडेट हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि विन विन सिचुएशन, तो ऐसे बयान तेजस्वी को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में खड़ा करते हैं। देखिए कितनी मजेदार बात है। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि इस बयान से फायदा हो, लेकिन नुकसान जेडीयू का और फायदा आरजेडी का। अब देखते हैं कि ये प्ले आउट इस तरह से करता है या नहीं करता है। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 14 अक्टूबर का दिन है, क्योंकि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं और वो नामांकन अपना करने जा रहे हैं राघोपुर से। एक बहुत चैलेंजिंग सीट मानी जा रही है। और इसके अलावा कल एक और खास बात होने जा रहा है, और वो ये है कि बिहार चुनाव समिति जो है कांग्रेस की, वो बैठक करेगी और हम देखेंगे कि क्या उसमें अखिलेश सिंह, सदानंद सिंह और मदन मोहन झा हैं या नहीं है। चर्चा है कि उन्हें निकाल दिया गया है। ये सब चीज़ें आपको हम कल बताएंगे। फिलहाल आज इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, और समर्थन, सहयोग, सब कुछ इसी तरह बरकरार रखिए। नमस्कार।